हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। यस अभिजीत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो मंडे हम लोग ये वाला क्लास में ऑडिट का क्लास करते हैं। तो ऑडिट में हम लोग अभी बातचीत जो कर रहे हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ऑडिट में मेनली बात हुआ। और इंट्रोडक्शन में ऑडिट क्या है, क्यों करते हैं, इसका एक ओवरव्यू आइडिया लास्ट 2-3 क्लास में दिया। फिर पिछले क्लास में आप लोगों के साथ मैंने जो बात किया वो था ऑडिट का कुछ मैं नोट्स लिखा रहा हूँ। मैंने बेसिकली ये नोट्स जो बन रहा है ना सर, ये समरी नोट्स बोल सकते हो आप। बट इसमें ना आपको पूरा ऑडिट का जीस्ट समझ में आ जाएगा। ऑडिट को समझने के लिए पहले उसको ना जीस्ट करना जरूरी होता है। ऐसे देखा जाए तो ऑडिट एक बहुत ही वास्ट एक एप्लीकेशन एरिया है। सबसे पहले आप लोगों को मैं रोज बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, ऑडिट किस चीज का होता है। सर ऑडिट होता है अकाउंट्स कंप्लीशन का, माने अकाउंट जब कंप्लीट हो जाए, माने ऐसे बोल सकते हैं कि वेयर अकाउंट्स एंड्स ऑडिट विल स्टार्ट। ठीक है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जिसने भी अकाउंट्स को कंप्लीट किया वो थोड़ी ना ऑडिट करेगा। जो अकाउंट बनाता है वो ऑडिट नहीं करता, वो खुद से अपना चेकिंग कर सकता है। ऑडिट का ऐसे दूसरा एक नाम है चेकिंग की। ठीक है, ऑडिट शब्द का मतलब चेकिंग भी होता है। लेकिन जो खुद अकाउंट्स को बना रहे वो अपना रीचेकिंग कर सकता है। बट क्या होता है ना, कई बार मैक्सिमम केस में देखा जाता है, बड़े बड़े केस में, कि जो अकाउंटेंट है वो सारा चीज किया तो है पर फिर भी कुछ ना कुछ गलती रह जाता है। और कभी कभी जानबूझ के भी कुछ गलती रह जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल को मैंडेटरी किया कि आप ऑडिटर से ऑडिट करवाओ। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एक्सटर्नल पार्टी होगा, वो बहकाव में नहीं आएगा, वो मैनिपुलेशन में नहीं आएगा। अगर कोई ऑडिटर बहकाव में आ जाता है तो फिर ऑडिट प्रोफेशन दांव में लग जाए, है ना। यानी एक ऑडिट प्रोफेशनल्स जो बनता है, दो तरह का ऑडिट मेनली जो ऑडिट होता है उसको एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं, मेनली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। साथ में आजकल इंटरनल ऑडिट भी बहुत पॉपुलर हुआ है, जो सीए भी कर रहा है, सीएमए भी कर रहा है। और इवन कभी कभी क्या देखा जा रहा है कि सीए का डिप्यूटी बन के सीएमए कर रहा है, और कभी कभी सीएमए भी खुद भी एक पूरा कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस को लीड कर रहा है। लेकिन वो इंटरनल ऑडिट में ही काम कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट तो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, जो जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कहते हैं। हाँ, सीएमए वाले एक स्पेशल ऑडिट करता है जिसको कॉस्ट ऑडिट कहते हैं, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में लगता है। सीएस वाला भी एक ऑडिट करता है, उसे सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं। बट जो मेन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑडिट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑडिट, इसको इस तरह से बोला जाता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट। इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर इसी काम का इंटरनल पर्पस में किया गया, इंटरनल ऑडिट जिसको बोलते हैं, उस काम को कोई भी कर सकता है। और उसमें सीएमए का बहुत बड़ा रोल प्ले आज के डेट में है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसीलिए सीए एंड सीएमए इन दोनों को ऑडिट के बारे में काफी डिटेल्स में जानकारी चाहिए होता है। सीए को तो जानना ही होता है क्योंकि उन्हीं के साइन के ऊपर डिपेंड करके ऑडिट रिपोर्ट आगे पास होगा। सीए में भी कुछ पीछे नहीं रह सकता वो, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम काम उन लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। ना व्हाट इज द पॉइंट? ना पॉइंट ये सर कि फिर ऑडिट में हम लोग ये जो जीस्ट बना रहे हैं, इसमें मैं एक्चुअली आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि एक एनुअल रिपोर्ट जब बनता है कंपनी का, एवरी ईयर एंड में कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट बनाता है। मैं इवन कभी कभी आप लोगों को कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करके भी क्लास में दिखाया। मैं स्क्रीन शेयर एक बार कर लेता हूँ। कोई भी कंपनी का एक एनुअल रिपोर्ट चाहिए होगा सर ऑडिट पढ़ने के टाइम पे, ये प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर आप लोगों को देता है। किसी भी एक कंपनी का मैं निकाल लेता हूँ। किसका निकालें? टाटा मोटर्स का, चलो टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट देखने से पता लग जाता है चल क्या रहा है। ठीक है।
ये टाटा मोटर्स लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टाटा मोटर्स का ऑडिट रिपोर्ट। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। मिल गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट दिख रहा था। ये बोर्ड का रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के नीचे देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट दिखाई दे रहा है। हाँ सर, दिख रहा है ना? ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, जिस कंपनी ने किया है ये देखो, उसका नाम भी दिया है मेजर्स BSR एंड कंपनी LLP। LLP मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICI का फॉर्म नंबर। We are appointed as the statutory auditor of the company for a tenure of 5 years commencing from the conclusion of the 77th AGM of the company until the conclusion of 82nd AGM of the company to be held in the year of 2027। मैंने इतना दिन तक ये ऑडिट करेगा। ये सब आगे मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, मतलब लास्ट AGM तक, मतलब 82nd जो AGM बनेगा, 82तम जो AGM बनेगा, तब तक ये लोग ऑडिटर रह सकता है। ठीक है, तो ऑडिटर कितना दिन ऑडिट कर सकता है एक फार्म में, ठीक है, इसका सारा रूल्स रेगुलेशंस आप लोगों में बताऊंगा। ठीक है, कब उसका ऑडिट करने का ये छूट जाता है, ये सारा चीज आप लोगों में आगे आगे बताऊंगा। अगर आप इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करोगे, ये देखो, ये ऑडिट रिपोर्ट में, ये देखो यहाँ पर, ये ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एन चंद्रशेखरन, जो उसका ये है, और जो ऑडिटर चेयरमैन है टाटा मोटर्स का। हाँ, बेसिकली मालिक ही होता है। अब टाटा के केस में क्या है कि जो टाटा एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस में, उसका फैमिली मेंबर ही मालिक होगा ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, बाकी बाकी बिजनेस में नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जो फैमिली से होते हैं वही कंपनी का मालिक बनता है। पर टाटा वगैरह के केस में, क्योंकि टाटा ग्रुप फैमिली बेस्ड बिजनेस नहीं चलाता। ठीक है, होता है, वो फैमिली का नाम टाटा ही है, ठीक है, पारसी फैमिली है, पर इनका मेन पर्पस ऐसा नहीं है। वो जो भी बिजनेस चलाने लायक होगा उसको चेयरमैन बना। ठीक है, ये टाटा का दिल बहुत बड़ा है, सीरियसली बहुत दिल बड़ा है। और टाटा ग्रुप होता है, टाटा ट्रस्ट चलता है, तो वो एक अलग लेवल में अपना मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है ना कि सर ऑडिट करके क्या होगा। अरे भाई, ऑडिट ही सब कुछ है। और एग्जाम में ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकली लिखना है कि प्रैक्टिकली लिखना है, ये दिमाग में बाद में भरना, पहले ये समझ लो कि ऑडिट काय को करना। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछेगा कि क्वेश्चन कैलकुलेशन करने देगा ये। हाँ नहीं, नॉर्मली कैलकुलेशन का मैटर नहीं होता, प्रूवमेंट वाला होता है कि किस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए। ये मेनली है, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, केस स्टडीज में क्या सिचुएशंस आपको उठा के पूछ लेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन, जैसे अभी आप केस स्टडीज में कराऊंगा आपको, तो अभी समझ में आएगा कि कैसे केस स्टडीज हो सकता है, एक आइडिया मैं अभी दूंगा आपको। लेकिन मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि देखो सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है कंपनी का, जो हम लोग अकाउंट्स में डेवलप करते हैं। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे कंपनी का जो चेयरमैन है उसका सिग्नेचर तो आप देख रहे हो, है ना? चंद्रशेखरन का सिग्नेचर देख रहे हो। गिरीश वाक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, PB बालाजी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, है ना, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। ये बाई डिग्री CA होता है, CMA भी हो सकता है, MBA फाइनेंस भी हो सकता है। ठीक है, मैंने बेसिकली जो कंपनी का फाइनेंस का लेवल समझता है वही CFO बनता है। मैक्सिमम केस में देखा जाता है CA CMA CA MBA कोई भी बन सकता है। CS नॉर्मली ये रोल प्ले नहीं करेगा, CS का अलग रोल होता है। ये देखो, मौलवी कुमार गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, वो अलग है, उसका अलग एरिया है। बट फाइनेंशियल ऑफिसर का रोल, जिसका भी फाइनेंस स्ट्रांग है CA CMA MBA के अंदर, उसको रखा जा सकता है। पर ऑडिटर सिर्फ ऑडिटर ही कर सकता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये क्योंकि ये फाइनेंस ऑडिट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ऑडिट है। इस ऑडिट में यही, इसी को मेन ऑडिट कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखो, वो जो कंपनी के नाम बोल रहे थे ऑडिट रिपोर्ट में, BSR एंड कंपनी LLP। अब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के समझ में आएगा कि उन्होंने, इस कंपनी ने जब ऑडिट किया तो इसके बारे में क्या रिपोर्ट दिया। अब टाटा मोटर्स आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर मेरे से लेके भी देख सकते हो। अब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने से आपको समझ में आएगा फिर रिपोर्ट में बोला क्या। ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, भाई क्या सिर्फ एग्जाम में पास कराने के लिए, और या फिर बस ऐसे ही चलो एक सब्जेक्ट दे देते हैं, कुछ तो कारण है वो इसका, है ना? तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने से पता लगेगा, क्योंकि वहां पर ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है। फार्म रजिस्ट्रेशन मैंने, अगर ये पार्टनरशिप फार्म है तो फार्म का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, और जो पार्टनर होते हैं उसका अलग से मेंबरशिप नंबर होता है, जो प्रैक्टिस करता है।
ठीक है, इसलिए दो अलग अलग चीज यहाँ पर है। यूडी नंबर के थ्रू से, यूडी नंबर सीए का भी होता है, सीएमए का भी होता है, सभी प्रैक्टिसिंग लोगों का यूडी नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझाने का कॉन्सेप्ट है कि इसमें ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल है। ये ऑडिटर इन द टर्म्स ऑफ रिपोर्ट अटैच्ड, ये रिपोर्ट, ये बाहर का लोग है, ये लोग कंपनी का अंदर के लोग हैं, ये आउटसाइडर है एक्चुअली, ये आउटसाइडर है। ऑडिटर कंपनी का कोई नहीं लगता। तो फिर जिस अकाउंटेंट ने कंपनी का अकाउंट्स को बनाया उसका नाम इधर नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, कंपनी के अकाउंट्स है संभाल रहे हैं, और जिसका रो बने हेलो दर्श, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ लाइट चला गया क्या सर? नेट नहीं, करंट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है। वही मैं देख अभिजीत, अभिजीत आप आवाज अचानक आछे? क्या बोलूं। है हम्म, सर। है ठीक है सर। सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, आई थिंक स्टेबल हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरा को ऑफ कर दिया ताकि मोबाइल डेटा थोड़ा ये करे, बट अभी फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ गया सर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी जब तक नेट चालू नहीं होगा तब तक थोड़ा सा ऐसे ही चलते हैं। ओके सर। और एक बार फ्लैक्चुएट होगा सर, क्योंकि मैं नेटवर्क शिफ्ट करूंगा मोबाइल से इसमें, तब एक बार शिफ्ट करूंगा। अच्छा देखो, हाँ, जो मैं बात एक्चुअली आप लोगों से कर रहा था कि आपको मैं टाटा मोटर्स का रिपोर्ट ओपन करके यही दिखाने का कोशिश कर रहा था कि देखो ऑडिटर का रोल प्ले क्या है। अब आप लोग के केस स्टडीज लिखो। लास्ट दिन मैंने ना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में लिखाया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में मैंने लास्ट दिन बताया था, जो कि एसे 200 के पार्ट है, ठीक है। क्या पार्ट है सर? एसे 200, ठीक है, जिसके बारे में मैंने नोट लिखाया। और उससे पहले ऑडिट प्रोसीडियर में बात किया कि ऑडिट कैसे होता है, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव क्या चीज है, वाउचिंग वेरिफिकेशंस क्या चीज है, ये सब टॉपिक के ऊपर मैंने लिखाया और बताया। बेसिकली एक ऑडिटर का मेन काम क्या है सर? एक ऑडिटर का मेन काम ये होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो अकाउंटेंट बना रहा है, ठीक है। सपोज मानो नील किसी कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है। वो उस कंपनी में, जैसे मानो टाटा मोटर्स का मानो अकाउंटेंट नील है, और मानो तुम हो कंपनी का ऑडिटर, ठीक है। तो नील ने जो अकाउंट्स को मेंटेन किया वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, ये चेक करने के लिए गोपाल एज एन ऑडिटर कंपनी में जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ एक्सटर्नल, ऑब्वियसली एक्सटर्नल, ठीक है। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट या कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहा है, इस चीज को एस्टेब्लिश करना ही ऑडिटर का मेन था। तो ऑडिट वास्तव में,
ऑडिट वास्तव में एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तुमको अकाउंट्स का इतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि तुम चेक करके बता पाओ कि ये सही है कि गलत है। और चेक करने का जो तरीका है वो तरीका बताया गया है ऑडिट के एसे के अंदर। किसके अंदर? एसे। एसे माने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग कैसे करना है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसा ऑडिट कैसे करना है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट होता है। समझ में आ रहा है? कॉस्टिंग कैसे मेंटेन करना है उसके लिए कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स भी होता है। समझ रहे? सेक्रेटरियल ऑडिट जो होता है, जो सीएस को पढ़ना पड़ता है थोड़ा ज्यादा, उसमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली अगर ऑडिट को जानेंगे तो धीरे धीरे ना मैं आप लोगों के साथ ऑडिट का स्टैंडर्ड्स का बात करूँ। मेनली स्टैंडर्ड्स में वो हर चीज बोला गया है कि ऑडिट को करना कैसे, या फिर एक ऑडिटर का पावर क्या है, वो जाके क्या दिखेगा, क्या चेक करेगा, चेक करके क्या बोलेगा, ऐसा क्या बोल देगा रिपोर्ट में जिसके ऊपर डिपेंड करके स्टॉक मार्केट हिल जाएगा। ठीक है, सही नहीं बोलेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है, गलत बोलेगा तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं या स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स, जो ऑडिटर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर। माने अगर ऑडिटर ने स्टार्ट नो इंटरनेट। ये आवाज आ रहा है सर? थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है नेट पे। हाँ सर, आवाज है। ठीक है, हाँ देख पा सर। रहे हो? मुझे मैं विजिबल हो रहा हूँ ना? कैमरा यस। काम कर रहा है? ठीक। ठीक है सर। रुक सर, इन लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेने को, फिर मैं लिखा दूँ। करंट जाता है 1 मिनट के लिए, इंटरनेट जाता है 10 मिनट के लिए, क्योंकि करंट जाने के बाद इंटरनेट आते आते फिर झमेला करता है।
हाँ 8 मिनट से ज्यादा लेता है, और जियो फाइबर में ज्यादा लेता है, जियो फाइबर ज्यादा लेता है। नॉर्मल ब्रॉडबैंड थोड़ा जल्दी आता है, बट जियो फाइबर में मतलब ठीक है वो काफी टाइम लेता है, कम से कम 3 मिनट टाइम ले लेता है। और ऊपर से उसके बीच में अगर तुम ज्यादा सर ट्राई, तब भी ठीक है, मेरा एयरटेल क्या है सर, वो 5 से 6 मिनट लेता है राउटर रीसेट होने। 5 से 6 मिनट लेता है। हाँ मम्मी से बहुत गुस्सा होती है उसको। सर बहुत यूजलेस चीज है सर, 5 से 6 मिनट कितना मुश्किल, मम्मी क्लास करा रही 5 से 6 मिनट वेट करेगी ऐसे सही थोड़ी ना। तो, ये बात तो है। नहीं बहुत बहुत समय लगता है, जियो में भी टाइम लगता है, बट एयरटेल में शायद और टाइम लगता है। अभी एयरटेल का सर्विस बहुत खराब हो गया है। मैं तो पहले, मैं जियो से पहले एयरटेल को दावत दिया था केशवपुर में, इधर इधर आने के लिए, बोला हम लोग उधर है इधर आ। तो बोला कि अगर आप करोगे तो हम आएंगे। फिर बाद में जियो फाइबर में का पता चला, फिर मैं एयरटेल को, मेरे को जब अप्रोच किया मैं बोला नहीं नहीं मेरे को अभी नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि जियो का स्ट्रांग रहेगा। ठीक है। तो फिर वो लोग बोला था कि सर 50 कस्टमर अगर इधर होगा तो हम लोग इधर लाइन देंगे, इस तरह का बोला। अभी है, अभी एयरटेल आ गया इधर भी, पहले वो उस पार में था, इस पार नहीं था। एक्स फाइबर। अच्छा चलो ठीक है, चलो लिखते हैं। तो ये ऐसे 200 के बारे में लिख लिए थे। अब चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को केस स्टडीज दिखाता हूँ। चलो पेन कॉपी रेडी कर लो। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है पर कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। स्क्रीन शेयर है तुम लोगों को नहीं? U5F DQB नहीं हुआ। U5F DQB क्यों नहीं हो रहा है कुछ? Waiting for the receiver to accept the request at the receiver. U5F VQP इच्छा नाम था। इसमें इंटरनेट है? हाँ। मिला शेष कितना आया? वही आया। यू फाइव एफ यू फाइव है हाँ वी क्यू टी फिर अलाउ एस। एक केस स्टडीज क्वेश्चन लो। ऑडिटर ऑफ ऑडिटर ऑफ क्या लिखेंगे? के एस जी लिमिटेड, ठीक है। KSG स्क्वायर discuss the Chamber of Commerce the price at which KSG Square Limited was importing
importing the raw materials. Importing the raw materials. Auditor of KSG Square Limited discussed the Chamber of Commerce, the price at which KSG Square Limited was importing the raw materials. ठीक है? Such disclosure was made on the grounds that the disclosure was made on the grounds of national interest, because KSG Square Limited was selling highest quality goods at the cheapest price. At the cheapest prices, which was driving the competitor, out of the market. ध्यान से सुनना, फिर लिखना, is the auditor guilty? क्या ऑडिटर को यहाँ पर दोषी माना जाएगा? तुम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो एक बार, फिर जाके जवाब देने का कोशिश कर। दर्श, अभिजीत, सभी को बोल रहा हूँ सर। नील, गोपाल, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। ऑडिटर ऑफ KSG स्क्वायर लिमिटेड डिस्कस द चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स जानते हो? सुने हो कभी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में? अकाउंटेंट नहीं। चेंबर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ये भारत के हर शहर में होते हैं। जैसे कलकत्ता में कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बेसिकली एक ट्रस्ट है, NGO है। ये बिजनेस के हित में काम करता है। जैसे कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया का सबसे पुराना चेंबर ऑफ कॉमर्स है। कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया का सबसे पुराना चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है? प्रॉब्लम यही है सर, कोलकाता के पास सब कुछ था, अब दिक्कत यह कि ये अपना लॉस्ट ग्लोरी में चल रहा है, ठीक है? ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया में किसी भी सिटी में नहीं था जो कलकत्ता के पास था। दुनिया, इंडिया के सब बड़े बड़े लोग, थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक बने जिनका मेन काम होता है, जैसे आप देख सकती है प्रणब मुखर्जी है पूर्व राष्ट्रपति, ये जगदीप धनखड़ है करंट उपराष्ट्रपति, है ना, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, सारे के सारे लोग आप देख सकते हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का? चेंबर ऑफ कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर सिटी का जो ओवरऑल बिजनेस है या देश का जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें हमेशा डेवलपमेंट बने रहे। अच्छा, डेवलपमेंट के नाम पे या प्रॉफिट के चक्कर में कोई बड़ा बिजनेसमैन छोटा बिजनेसमैन को प्रॉब्लम में डाला। मैंने अगर मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोगों को बिजनेस करने नहीं दूंगा, सारा चीज मैं ही खरीद लूंगा, ठीक है? मार्केट में प्राइस को मैनिपुलेट करता रहूंगा,
मार्केट में एक इकोसिस्टम बना के रखना है, मार्केट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, सबके लिए जगह रखना है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ मार्केट में मैं ही बॉस बन जाऊं और कोई बॉस मैंने बिजनेस ना कर पाए। ऐसे वैराइटीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना, इंडियन गवर्नमेंट बाहरी दुनिया के साथ किस चीज पे डील करेगा, किस चीज का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, किस चीज का एक्सपोर्ट कम करना चाहिए, हर चीज में डिसीजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले सकता है। ठीक है, तो इन सिंपल ये देखो, द चैम्बर इज सेट टू टर्न व्हील्स ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑफ द सिटी एंड स्टेट एट लार्ज। Calcutta Chamber of Commerce is descended from the Calcutta Trades Association, is known as to be one of the oldest chamber of not only the country but also that of Asia. ठीक है, तो ये हम लोग अभी देखो कैलकाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं बात नहीं कर रहा था, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात कर रहा था। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिंपल में क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोर्ड ऑफ स्टेट इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस नेटवर्क, फॉर एग्जांपल अ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बिजनेस whose goal is to further the interest of business owners in towns and cities from these local societies to advocate on behalf of the business community। माने बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ में बात करने का कोई तो होना चाहिए, हमारा प्रॉब्लम तो कोई सुने, हमारा बेटरमेंट के लिए तो कोई कुछ डिसीजन ले। जो लोग चैम्बर ऑफ उसका मेंबर बड़े बिजनेस के ही लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मानो सोसाइटी में देखो सर, कोई भी समाज के बड़े लोगों के ड्यूटी के बिना या उनके दान के बिना नहीं बन सकता। जैसे मानो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरा जो नेटिव है ना वो एक छोटा सा लोकल टाउन है, छोटा टाउन है। ठीक है, तो मेरे को उस एरिया का हिस्ट्री पता है। तो उन मेरे नेटिव जो है सर, वहां पर जो स्कूल बना है, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बट मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि किसी एरिया का डेवलपमेंट किस तरह से उस एरिया के बड़े बड़े लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये समाज का डेवलपमेंट फुल्ली डिपेंड करता है कि समाज का जो करंट टॉप लेवल ऑथराइज लोग हैं वो समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। सारा गुड़ खुद ही खाएगा कि गुड़ बांटना भी जानता है। मैं आपको उस चीज के बारे में बता रहा हूँ, जैसे मेरा जो नेटिव है उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे नेटिव में आज स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी दफ्तर है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जगह ही है। लेकिन ये जहां स्कूल बना है, जहां कॉलेज बना है, जहां गवर्नमेंट ऑफिस बना है, इतिहास बताता है ये सारा चीज किसी ना किसी प्राइवेट बिजनेसमैन का है। उसने ग्राम को या उस लोकेलिटी को, जब वो गांव था तो उस लोकेलिटी में स्कूल करने के लिए जगह दी, इवन जरूरत पड़ने से अपना एक पूरा बिल्डिंग दे दिया कि भाई यहाँ पर बच्चे को पढ़ाओ, ये स्कूल के लिए डोनेट कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आज जाके उस गांव में बच्चा लोग पढ़ा, हम लोग जैसे लोग पढ़े, लास्ट 100 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ के कोई फॉरेन चला गया, कोई देश के अंदर ही काम कर रहा है। अगर वो लोग उस टाइम पे वो काम ना करता तो वो जगह आज भी पिछड़ा जगह ही रह जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो उस एरिया के बिजनेसमैन लोगों का जो सोच है, मानो उस एरिया में छोटा सा गांव है या शहर है, मानो 4 बिजनेसमैन फैमिली था, वो लोग कमाता था लेकिन कमाई के साथ साथ समाज को कुछ देता भी था। उस एरिया में छोटा छोटा बिजनेसमैन भी डेवलप हुआ और वो छोटा छोटा बिजनेसमैन को भी ये लोग सपोर्ट करता रहा। खुद आगे नहीं बढ़ सकते, सबको लेके आगे बढ़ना है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो मेनली मेंबर होते हैं वो किसी ना किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का ही मेंबर होते हैं, और साथ में छोटे छोटे लोग भी उसका मेंबर, पार्ट ऑफ द मेंबर बनता है। इनका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरऑल पूरा बिजनेस कम्युनिटी को डेवलप करें, और इस चीज को चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड दुनिया के हर बड़े शहरों में, हर बड़े कंट्रीज में। जैसे ये देखो, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, उसका बिल्डिंग हेडक्वार्टर। ठीक है, ये है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स डबलिन। ठीक है, ये है आपका टोलेडो। ऐसे दुनिया के हर बड़े देशों में आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता क्या है। देखो एक्चुअली ये अगर मैं ना भी बोलता तो भी चलता, लेकिन ये सब ना बेसिक नॉलेज है। मैंने क्वेश्चन के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे दिया, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता क्या है यही नहीं पता, तो आप क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे। इसलिए ना ये जो प्रोफेशनल पढ़ाई है CA CMA वाले का, ये पढ़ाई ना एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए है।
आपको ना हमेशा ना एक हॉलिस्टिक अप्रोच में चलना चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच समझते हो? हॉलिस्टिक अप्रोच माने किसी एक दिशा में नॉलेज रखने से नहीं होगा, आपको ओवरऑल हर दिशा का नॉलेज रखना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा ही सही। आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरा पर्पस को नहीं जानना है, लेकिन एटलीस्ट क्या करता है इतना तो जानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब चलो ऑडिट का क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोलता है ऑडिटर ऑफ केएसजी स्क्वायर लिमिटेड डिस्कस द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द प्राइस एट व्हिच केएसजी स्क्वायर लिमिटेड वाज इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल। ऐसे तो केएसजी स्क्वायर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, इस कोचिंग का नाम है, आप लोग जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर माना कि केएसजी स्क्वायर कुछ बिजनेस ट्रेडिंग भी कर रहा है, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल के लिए। बिजनेस है, हाँ सर बोलो। दूसरा धंधा। दूसरा धंधा, दर्श बोल रहे हैं सर का दूसरा धंधा। मैंने सोच ही लेवल ही अलग है, सर का दूसरा धंधा। हाँ चलो, मेरा दूसरा धंधा, ठीक है। अब मानो केजी स्क्वायर लिमिटेड अपना दूसरा धंधा कर रहा है, और वो धंधा बेसिकली इंपोर्ट का है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि फॉरेन से काफी चीज इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, और वो चीज इंपोर्ट करके हम देश में बेच सकते हैं। तो प्राइस एट विच केजी स्क्वायर लिमिटेड वाज इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल्स एंड सच डिस्क्लोजर वाज मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर को सब पता है। ऑडिटर जब किसी कंपनी का अकाउंट चेक करने आता है, सर आप मुझे बताओ एक बात, ऑडिटर जब टाटा मोटर्स का ऑडिट करने आएगा, उसको और टाटा मोटर्स का हर चीज के बारे में पता लग जाएगा, केएसजी स्क्वायर का हर चीज के बारे में पता लग जाएगा। माने ऐसा कोई बात होगा नहीं जो ऑडिटर से छुपेगा, क्योंकि पूरा दुकान तो खोल के दे देते हैं। माने सारा सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, ऑडिटर के पास ओपन है। और ऑडिटर को चेक करते करते पता चला कि भाई केएसजी स्क्वायर लिमिटेड कुछ इस तरह का इंपोर्टिंग कर रहा है, और जो लोकल बिजनेस को हैम्पर कर रहा है, ठीक है, जो लोकल बिजनेस को हैम्पर कर रहा है। और ऑडिटर के अंदर देशभक्ति जग गया, समाज भक्ति देशभक्ति जग गया। तो उन्होंने क्या किया, सच डिस्क्लोजर वाज मेड ऑन द ग्राउंड्स नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज केएसजी स्क्वायर लिमिटेड वाज सेलिंग द हाईएस्ट क्वालिटी गुड्स एट द चीपेस्ट प्राइस। टॉप क्वालिटी गुड्स को सस्ता दाम पे बेच रहा है, तो नॉर्मल छोटा छोटा दुकानदार लोगों का तो पूरा चला जाएगा मार्केट। कितना हाई क्वालिटी चीज अगर वो इतना सस्ता दाम पे बेच देगा, तो फिर बाकी लोग क्या करेगा? बात समझ रहे हैं सर? तो विच वाज ड्राइविंग द कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट, तो कोई भी और बिजनेस करने लायक नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन, हाँ, कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये बात ऑडिटर को पता है, इसलिए वो चेंबर ऑफ कॉमर्स को जाके इस बात को डिस्क्लोज कर दिया। क्या ऑडिटर गिल्टी है? देखो थोड़ा इन ऑनलाइन में पूछ लेते हैं। अभिजीत, दर्श बोलो, क्या ऑडिटर जी ने सही किया? क्या ऑडिटर ने केएसजी स्क्वायर का ऑडिट रिपोर्ट या इस मैटर के बारे में चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाके बता के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके सही किया? सही किया सर, सही। सही किया। सबको लगा ना सही किया? सर ये एकदम गलत जवाब। यार बट ये तो गलत ही हो रहा था, तो वही गलत काम किया है। सर उसने गलत काम किया, ऑडिटर गलती है यहाँ पर। चलो लिखो, लिखो लिखो। देखा? अब ये अब देखो इस चीज को, अब मुझे इसने एक क्वेश्चन किया था कि सर ऑडिट से क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं? देखो क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, लेकिन देखो माथा घुमा दिया ना। आप लोग जैसे बोले, आप लोगों का जवाब देने में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप चीज को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, ऑडिटर का पावर के बारे में अगर आपको पता नहीं, तो आपका जवाब गलत है। क्योंकि ऑडिटर का कैरेक्टर आपको समझना पड़ेगा कि ऑडिटर कौन है, वो क्या कर सकता है। चलो अब आपको मैं दूसरे एंगल से जवाब दे रहा हूं। हाँ मैंने आंसर दे दिया कि ऑडिटर गिल्टी, बट ऐसा बोलने से नहीं होगा। यू हैव टू शो द प्रूफ ऑल्सो, कि भाई प्रूफ दिखाओ कि क्यों ऑडिटर गिल्टी है विद द प्रोविजंस ऑफ ऑडिटिंग। चलो लिखो, दर्शा लिखो सर। ये इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ना
लास्ट दिन में जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसे 200 के बारे में पढ़ाया था या लिखाया था, याद है सर? उसी से दे सकते हो। एज पर एसे 200, एसे 200 में वो बेसिकली क्या चीज है, एसे 200 ऑब्जेक्टिव ऑडिट के बारे में बात करता है ना। इसमें एक पॉइंट मैंने लास्ट दिन लिखाया था, अगर आप लोग चेक करोगे अपनी कॉपी में, जो लोग लास्ट क्लास किया था, उसमें लिखा है एज पर एसे 200 कॉन्फिडेंशियलिटी is one of the basic principles of auditing. One of the basic principle governing audit. Basic principle governing audit. उन्हें audit जो करने जाता है उनका एक basic principle होता है, that is confidentiality, as per which auditor cannot leak his client's confidentiality. At any cost. देश जाए भान में, देश जाए in the given case study, पूरा सुनो, फिर मैं आप लोगों से फिर से पूछूंगा, पहले पूरा लिख लो। In the given case study, auditor disclosed imported price of raw material, imported price of raw material of his clients. मैंने एसजी स्क्वायर लिमिटेड किस दाम पे रॉ मटेरियल को परचेस कर रहा है, इस बात का खबर ऑडिटर को मिल गया, और ये इन्फॉर्मेशन जाके वो बोल देगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में डाल देगा, तो सारे के सारे लोगों को इसका पता चल जाएगा। ये तो बिजनेस का अंदर का बात हो गया सर। ऐसे बिजनेस का अंदर का बात, तुम ऑडिटर हो, तुम्हारे मेरे बिजनेस में इतना कॉन्फिडेंस के लिए तुमको मैं ऑडिटर रखा, अपॉइंट किया, और तुम्हें इन्फॉर्मेशन जाके बोल दोगे हाँ, क्योंकि देशभक्ति जाग गया तुम्हारे अंदर? नहीं कर सकते। सुनो, इन द गिवन केस स्टडी auditor disclosed imported price of raw material of his clients to Calcutta Chamber of Commerce. ठीक है, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट है, on the grounds of national interest. ये उसने किया, ये बेसिकली फैक्ट्स है ना, ये उसने किया। इट इज टू बी नोटेड दैट, पैरा चेंज करके लिखना, इट इज टू बी नोटेड दैट an auditor occupies the same position of a lawyer, same position of a lawyer who can neither himself, ये n है, हाँ, neither himself disclose nor can be compelled to disclose of his clients' informations.
of his clients informations. समझे? It does not matter even if the info या information concern national interest. Concern national interest. अगर इंफॉर्मेशन देश के हित के लिए भी हो फिर भी नहीं कर सकते. Thus, from the observations, from the above discussions, we concluded that the auditor to be guilty. Under clause 1 of part 1 of schedule 2. लिखो ऐसे लिखो. Clause 1 of part 1 of schedule 2 of Chartered Institute Act, माने ICAI Act 1940. तो फिर क्या बन गया सर? ऑडिटर गिल्टी बन गया. गिल्टी, गलत काम किया है. देखो सर, इस चीज को समझाने के लिए मैं भी, आप लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि सर नहीं, उसने तो देश के लिए किया है ना, अभी भी मन में चल रहा है. पर सर ऑडिटर का ड्यूटी होता है ना उसमें कि वो कुछ लीक ना करे. आप बताए. दर्श क्या बोल रहे हैं? दर्श गोपाल ने सही बोला. मेरे ध्यान से निकल गया था स्टार्टिंग में. आप बताए थे ना कि ऑडिटर का ड्यूटी होता है कि वो लीक नहीं कर सकता है कुछ भी. हाँ, लिखाए थे वो, मैं ध्यान में नहीं रखा तो वो आंसर दे दिए. उसका ड्यूटी होता है कि वो बताएगा नहीं, है ना. हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे सर, लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे. कॉन्फिडेंशियलिटी बोल के कैरेक्टर होता है. ये से 200 में मैंने लास्ट क्लास में लिखा है. तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अपने क्लाइंट का कोई भी पॉइंट देखो भाई. जब एक लॉयर को सोचो, एक लॉयर, तुम अजमल कसाब के बारे में जानते हो? अजमल कसाब रे बाबा, जो 2011 में बॉम्बे में आके पाकिस्तान का आतंकवादी, जो बॉम्बे में आके दिन दहाड़े लाखों लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारा था. बॉम्बे स्टेशन में, बीटी स्टेशन में ऐसे सबको उड़ा दिया. ताज होटल में जाके घुस के मारा. नहीं सुने? हाँ, संदीप उन्नी कृष्णन वो ऑफिसर था जिन्होंने, उसके ऊपर एक मूवी भी बना. क्या नाम है मूवी का? साउथ का एक सच्चा एक ऑफिसर था, उनका नाम था संदीप उन्नी कृष्णन, जो ताज होटल में ड्यूटी कर रहा था और पूरा कोशिश करके उस अटैकर लोगों को वहां पर मारा था. और अजमल कसाब पकड़ा गया था. एक महाराष्ट्र, एक मराठी पुलिस ऑफिसर, तामले या कामले कुछ नाम है, पूरा नाम भूल गया. उन्होंने उसको अपना जान को जोखिम में डाल के, आतंकवादी को पकड़ना नॉर्मल बात है सर, वो तो बम लगा के बैठा रहता है, सुसाइड बम्पर रहता है ना, तो उनको पकड़ने जो भी जाएगा उड़ जाएगा. लेकिन क्या साहस दिखाया वो टामले, ठीक है. उसको भारत ये पद्म विभूषण दिया सरकार ने, उसको जाके एकदम दबोच लिया जाके कसाब को. लेकिन वो बहुत देरी हो गई, उतना देर में उसको वो अपना कारनामा कर लिया था. लेकिन अगर मानो उसके इसके बाद वो अगर बाहर, मतलब उसको हाथ में ना आके अगर वो मर जाता, या फिर अगर वो हाथ से बाहर ही हो जाता, तब तो अब और खराब बात है.
एक्चुअली क्या है, कसाब को जब पकड़ा गया, कसाब को पकड़ने के बाद उसको जेल में डाला गया, लेकिन इंडियन सिस्टम में कोई मुजरिम दिखा गया है वो सब किया है, सीसीटीवी फुटेज बता रहा है, इतना पुलिस ने इतना कुछ किया, फिर भी कसाब को लॉ परमिशन देता है कि तुम अपना लॉयर रख सकते, क्योंकि जुडिशियरी सिस्टम पे चलेगा। अब कोई बोलेगा सर दिख तो रहा है कि इसने गलती किया, मारो ना इसको, खत्म करो, लेकिन नहीं, कोर्ट कसाब को पहले देखो, सरकार ने उसको इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि हमें उनसे और इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई तू कौन है, क्यों मारने आया, कौन भेजा तेरे को, इसलिए उसको कम से कम आई थिंक 1.5 या 2 साल जिंदा रखा गया। प्रणब मुखर्जी तब प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जब पता चला कि सारा चीज निकल गया उससे, फिर जाके उसको मारने का फांसी का सजा दिया गया। लेकिन इन द मेन टाइम अजमल कसाब को इंडियन लॉ ने इक्वल मौका दिया था लॉयर रखने का, सरकारी लॉयर मिला था उनको, और वो लॉयर इसलिए दिया जाता है ताकि लॉयर जो है वो कसाब के बारे में वो हर चीज जानेगा, साथ में वो कसाब के लिए ही कोर्ट में लड़ेगा। वो इंडियन लॉयर, उसको पता है इसने इतना लोगों को मारा, लेकिन फिर भी वो कसाब उसका क्लाइंट है, वो क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, और क्लाइंट को जिताने के लिए ही वो कोशिश करेगा, उसीलिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब ऑपोजिट साइड में जो है उसका अगर प्रमाण बड़ा निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि कसाब हारेगा और उसका सजा होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट लॉयर होगा वो पूरा कोशिश करेगा कसाब के बिहाफ में काम करने का, और कसाब को नॉट टू बी गिल्टी प्रूव करने का काम करेगा, क्योंकि यही उसका ड्यूटी है। तुमको जिस काम के लिए चुना गया तुमको वो ड्यूटी निभाना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा सर ड्यूटी बढ़ा कि देश बढ़ा, सर यहाँ पर ड्यूटी देश का बात नहीं हो रहा है, तुम किस पर्पस के लिए ऑडिट करने जा रहे हो, क्लाइंट तुम्हारा कौन लगता है, क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन तुम लीक नहीं कर सकते, भले ही उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्यों ना आ जाए। तुमको जो बोलना है रिपोर्ट में बोलो, तुमको जो भी बोलना है रिपोर्ट में बोलो, लेकिन वो तुम उसका बिजनेस का सीक्रेट काहे तुम डिक्लेयर कर रहे हो? तुम्हें अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कुछ गलती दिख रहा है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसको बताओ कि भाई यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पर ऑडिट सिस्टम ये है, क्या बोलते हैं इसको, लीगल सिस्टम, कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, तुम इस पे बात करो। बात समझ में आ रहा है? तो एक ऑडिटर इज काइंड ऑफ ए लॉयर, सेम स्टेटस होता है। जैसे देखो वही तो होता है, जैसे देखो लॉयर के पास 2 पार्टी जाता है, मैंने अलग अलग, मानो कि सेम, मानो तुम दोनों भाई हो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, तुम दोनों की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेके तुम दोनों कोर्ट में जाना चाहते हो, ऑब्वियस बात है तुम्हारा लॉयर अलग होगा, उसका लॉयर अलग होगा, है ना, एक लॉयर के पास तो दोनों केस नहीं लड़ सकता, मैंने कोई फेवर में होगा कोई अगेंस्ट में होगा। तुम बोल रहे हो कि भाई गोपाल बड़ा, मानो नील बड़ा है गोपाल छोटा है, ठीक है, तो गोपाल बोल रहे हैं बड़ा भाई मेरा जगह मार रहा है, और नील बोल रहे छोटा भाई मेरा जगह मार। अब ये तो सब अपना अपना पॉइंट है, लेकिन कोर्ट उसका एक सच्चाई पता करेगा, है ना, तो कोर्ट तो सच्चाई पता करेगा, उसके लिए जज है, जज दोनों साइड को सुनेगा। तो तुम्हारा जो लॉयर है उसको भी पता है कौन ठीक है कौन गलत है, लॉयर को पहले दिन से ही पता चलता है, ये ऐसे नहीं पता चलेगा। मानो 1 सेकंड में लिए मानते कि सच में नील ही गलत है और वो तुम्हारा जगह मार रहा था, तो जो नील का लॉयर है क्या उसको ये बात का पता नहीं चलेगा कि नील गलत है, लेकिन फिर भी नील को सही प्रूव करने के लिए वो कोर्ट में लड़ेगा, बिकॉज दैट इज हिज ड्यूटी। ठीक है। एक बार वो एक बड़ा फेमस वृंदावन में एक महाराज जी है, आजकल बहुत वायरल होते हैं, प्रेमानंद महाराज जी बोल के, आप सब शायद सुने होंगे। तो उनके पास ऐसे एक लॉ के प्रोफेशंस के कुछ स्टूडेंट्स गए, क्योंकि लॉ में ऐसा सच झूठ करना पड़ता है ना, सच झूठ, क्योंकि लॉयर को पता होता है कि ये झूठ है, पर फिर भी कोर्ट में जाके वो बोलना पड़ता है कि ये सच है। तो लॉयर वाले जाके वो प्रेमानंद महाराज को एक बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया कि महाराज जी बताइए, ऐसे उनके पास बहुत लोग आते हैं,
पंजाब से, राजस्थान से, हर जगह से, वो बड़े बड़े लोग आते हैं। हाँ, चश्मा पहनते हैं पीला कलर का, राधे राधे करते हैं, ठीक है, राधे राधे करते हैं। और बी प्राक तो भी सारा दिन देखता हूँ, वहीं पर पड़ा है राधे राधे कर। और बी प्राक जो बड़ा फेमस पंजाबी सिंगर है ना, वहीं पर पड़ा रहता है। हाँ, राधे राधे पहले जो रैप गाता था, वो और भी टाइप का गाता था, बी प्राक तो वहीं पर है। ऐसे बहुत फेमस है, परमानंद महाराज इज वेरी फेमस पर्सन। तो उनको ये क्वेश्चन किया लॉ के प्रोफेशनल स्टूडेंट्स वाले, तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्वेश्चन यही है कि हम लोग को ये जो सच झूठ करना पड़ता है, तो हमें पता है पहले दिन से कि क्या झूठ है, पर फिर भी हमें अपना पेट चलाने के लिए झूठ को सच करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है ना। क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, क्लाइंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते ना। क्लाइंट तो मेरे पास इसीलिए आए ताकि मैं उसका केस लड़ सकूं। तो फिर कोर्ट में जाके जब मैं, हमको पता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसी चीज को सही करने के लिए लगे पड़े हैं, तो कि ये पाप नहीं है। तो महाराज जी ने इस बात को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। 2 पॉइंट बोला इस, ये थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक बातें हैं, पर फिर भी क्या जवाब दिया था महाराज जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि देखो, पहला बात है कि अगर तुम ग्रेडी बन रहे हो, जीने के लिए जितना जरूरी है तुम उतना केस लो, तुम्हारा पेट भर जाए, भरन पोषण हो जाए, दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाए, तो जो केस लड़ने लायक हो वही केस लो। तो लॉयर लोगों का मानना है तब तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो महाराज जी ने बड़ा जवाब दिया, बोले पीछे नहीं, तुम्हारा लग्जरी का प्रॉब्लम। पीछे नहीं होंगे आप, आपका, आप लॉयर हो, आपका स्टेटस लॉयर ही रहेगा। बट अगर आप झूठा केस भी लोगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका मतलब पैसा बढ़ेगा, आपका प्रोफेशन आगे बढ़ेगा, पैसा जो जरूरी है आज के डेट में। तो महाराज जी बोला कि हम इसको समझ सकते हैं, इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट कोशिश करिए कि जो केस लड़ने लायक हो वही केस ले, जो केस लड़ने लायक ना हो उस केस को इग्नोर करने का कोशिश करिए। बट फिर भी अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए कर रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो ये पाप पाप नहीं है। इवन नॉट जस्ट कि लॉ, इवन धार्मिक सिस्टम भी इस चीज को बताते हैं कि तुम अपना ड्यूटी करो। बात समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली हाँ, महाभारत में जो चीज, तुम अपना ड्यूटी करो। महाभारत का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है, अर्जुन हर बार पूछ रहे हैं कि ये मेरा भाई है, मैं इसको कैसे मारूं, मानता हूं कि वो हमारे साथ गलती किया है, हमको संपत्ति नहीं दिया, घर से पिता भगा दिया, हमारे वस्त्र धारण किया था भरे समाज में, फिर भी मैं इसको मार कैसे सकता हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुमको करना पड़ेगा। कर्ण को मार रहा है, तब भी कर्ण तो बहुत बड़ा वीर था और कर्ण दानी भी था। तो जब कर्ण को मार रहा है अर्जुन, वो अर्जुन को कर्ण मार नहीं पाएगा, क्योंकि कर्ण का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग दिखाया गया, और कर्ण बहुत ही बड़ा योद्धा था और अर्जुन से भी बड़ा वीर था। तो कृष्ण भगवान ने छल से कर्ण का रथ को गाड़ दिया और फिर जाके अर्जुन को बोला अब मारो इसको। तो अर्जुन बोल रहा है कि निहत्थे पे वार करना राजपूत को शोभा नहीं देता, मैं निहत्थे पे कैसे वार करता हूं, अधर्म हो जाएगा। बोले बात अधर्म का नहीं है, तुम ड्यूटी करो। देखो सर, लॉ और स्पिरिचुअलिटी का आप कनेक्टिविटी देखो, कनेक्टिविटी देखो, आप सोच में पड़ जाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत ये सब चीजें पढ़ा करो, ठीक है। ये जो आप अच्छा बोला नील ने, मतलब देखो कनेक्टिविटी मतलब क्यों है, मतलब ये सच में, जब मैं भी फर्स्ट टाइम इस चीज को सुना था, पढ़ा था जब मैं किताब में, ऑडिटर तो सही कर रहा है, आप लोग जैसे जवाब दिए, मैं भी यही सोचा था। फिर पता चला कि ड्यूटी क्या चीज होता है। जैसे जो पाकिस्तान का सेना हम लोगों को मारता है, ठीक है, तो क्या वो गलत करता है? वो ड्यूटी कर रहा है। हम लोग गुस्से हो जाते हैं, सही बात है, हम लोगों का गुस्सा होना भी जायज है ना, हम भी बदला लेंगे, वो भी हमारा ड्यूटी है। लेकिन पाकिस्तान का जो सेना उसके देश के तरफ से हमारे सेना लोगों को, हमारे लोगों को मारता है, ठीक है, तो उसका ड्यूटी है, उसी काम के लिए उसको रखा गया, उसका देश के लिए। उसके लिए सही गलत मानो कि एक सेना में कोई गए हैं, पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर है,
वो देख रहा है कि सामने बंदा को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे तरह एक इंसान है, उसके इंसान का ह्यूमैनिटीज जाग गया। बात तो सही है, लेकिन जब बात तुम्हारे देश के ऊपर हो, ठीक है, तो तुम मार सकते हो, उसमें पाप नहीं लगता। ना तो पाप लगता है, ना तो लीगल प्रॉब्लम होता है। समझा कर? ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया, आई होप अभी क्लियर है। चलो नेक्स्ट। तो एग्जाम में इस तरह का लीगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, केस स्टडीज क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ऑडिटर का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑडिटर कौन है भाई, क्या करता है, इसका पावर कहाँ तक जाता है, ठीक है, ये सारा बात सामने आ जाता है। दर्श, अभिजीत बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। स्क्रीन काम नहीं करती, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? देखो तो स्क्रीन शो है आप लोग? हाँ सर। यस सर। आज क्या हो रहा है, आज इतना टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, कंप्यूटर हैंग कर गया। একটা ভালো দেখে ইংলিশ আর কি ন্যায় আছে করেন কিভাবে তাহলে? তাহলে ওই ওটা ওই রিপোর্টের জন্য হচ্ছে পোর্টের জন্য হচ্ছে না? না না, এটা পোর্টের জন্য হচ্ছে না, তো অন্য কারণে হচ্ছে। সে না ইউএসবি তার কিনে নেবো, কিনতে আর क्या ব্যাপার। लेकिन आज जिस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना सर? हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो लिखाया उसमें ना, एक मैंने पैरा 1 लिखाया था कहीं किसी चीज में, पैरा 1 बोल के लिखाया था, देखना एक बार, ठीक है। इसमें ना आप पैरा 2 कर दो। देखो, बोथ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल are the responsibilities of management. Both accounting and internal control are the responsibilities of management. An auditor objective an auditor's objective auditor's objective is only to check them. Is only to check. माने समझा कुछ? अकाउंटिंग रेडी करना, जैसे टाटा मोटर्स का जो अकाउंट्स आप लोग देख रहे हो बार बार, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आज टाटा मोटर्स का नाम ऐसे ही आ गया तो दिखा रहा हूँ। टाटा मोटर्स का कैश फ्लो, टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट, टाटा मोटर्स का पीएल, ये बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका? टाटा मोटर्स का अकाउंटेंट का। बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल, माने हर डिपार्टमेंट का काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने का काम किसका? टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट का। ऑडिटर थोड़ी ना जाके टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट को ठीक करेगा, टाटा मोटर्स का अकाउंट्स को चेक ठीक करेगा, ठीक तो थोड़ी ना करेगा। उसका काम है जाके चेक करना, ठीक करना नहीं, ठीक है, ठीक करना नहीं। जैसे आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर आपका पढ़ाई ठीक नहीं कर सकता, आपका पढ़ाई ठीक एग्जामिनर नहीं कर सकता। ऑडिटर इज लाइक एग्जामिनर, वो चेक करके बताएगा, सॉल्व नहीं करेगा, भूल भी नहीं बोलेगा, भूल हुआ है ये बोलेगा।
हाँ, क्यों भूल हुआ है वो भी थोड़ा बहुत सिचुएशंस वाइज बोल सकता है, ठीक है, आंसर शीट के थ्रू से बोल सकता है, लेकिन वो आपका कोई भी काम नहीं करके देगा। बात समझेगी नहीं? हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, बोथ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू चेक देम। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा 3, मैंने ये सब क्या लिख रहे हैं सर, ऑडिट रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीस्ट, ठीक है। ऑडिटर कौन है, क्या कर सकता है, कहां तक उसका बात चलता है। अच्छा, पैरा 3 में लिखो, नो रीजन हैज टू बी गिवन, no reason has to be given while issuing clear audit। मैंने जब आप लोगों को फर्स्ट नोट का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में लिखाया था, उसमें देखना मैंने 4 तरह का ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया था। क्लियर रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवांस रिपोर्ट। इसमें जो क्लियर रिपोर्ट होता है, क्लियर ऑडिट रिपोर्ट माने सब कुछ ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुमने ऑडिटर अगर रिपोर्ट को क्लियर देता है, ठीक है, तो रिपोर्ट अगर क्लियर है तो उसके लिए रीजन देने का जरूरत है। नो रीजन हैज टू बी गिवन व्हाइल इशूइंग क्लियर ऑडिट रिपोर्ट, बट स्पेसिफिक रीजन मस्ट बी गिवन। Specific reason must be given while issuing any other audit. Any other audit next. माने अगर आप क्वालिफाइड रिपोर्ट no while issuing clear audit report, no reason has to be given while issuing clear audit report, but specific reason must be given while issuing any other audit. 4 तरह का रिपोर्ट है, क्लियर, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसमें अगर तुम क्लियर रिपोर्ट दे रहे हो माने सब कुछ ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक है तो उसका रीजन दिखाने का जरूरत नहीं। बट अगर ठीक नहीं है, जैसे क्वालिफाइड माने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, एडवर्स माने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है कि एकदम माने बदतर हालत है, कुछ बोलने लायक सिचुएशंस नहीं, जिसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इवन ऑडिटर अपना ओपिनियन भी नहीं दे पा रहा है, इतना बदतर हालत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ में आ रहा है सर? तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ऑडिटर को रीजन दिखाने का जरूरत पड़ेगा, बट अगर क्लियर है तो कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है। पैरा 4, अनदर एक केस स्टडीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑडिटर कमेंट्स is only his opinion। ये एक स्टेटमेंट है, ऑडिटर्स कमेंट्स इज ओनली हिज ओपिनियन। फिर लिखता है कमेंट, कमेंट माने आप कमेंट करो ये स्टेटमेंट कितना जस्टिफाई करता है, यानी इसको बोलते हैं जस्टिफाइबल क्वेश्चन। कि आपको बोल दिया कि ऑडिटर्स कमेंट इज ओनली हिज ओपिनियन, ये बोल दिया, लेकिन ये कितना सही बात है और कितना नहीं है ये आपको विथ प्रूफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ रहे? तो कैसे लिखोगे? जो भी आप बोलोगे, जैसे मानो अगर आप बोलते हो कि जो भी बोलोगे उसके अगेंस्ट में आपको प्रूफ देना पड़ेगा और वो सही प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि ऑडिटर्स कमेंट इज ओनली हिज ओपिनियन, तो ये बात द गिवन स्टेटमेंट्स होल्ड्स गुड, ये सही बात है। द गिवन स्टेटमेंट्स होल्ड्स होल्ड गुड्स, होल्ड्स गुड माने ये सही बात है, ये कमेंट एकदम सही है, बिकॉज
auditor's comment is a mere opinion and not any kind of guarantee or assurance. किसी भी तरह का गारंटी या एश्योरेंस नहीं। इसका मतलब ये होता है, पैरा चेंज करके लिखना, दिस मीन्स if the users of financial statements should understand that if the users of financial statements तो if word को हटा दो, this means करके कॉमा दे दो और फिर लिखो the users of financial statements should understand that auditors opinion does not guarantee the future viability, future viability का मतलब होता है existence, viability का मतलब होता है existence of the enterprise, and also next में लिखना and also does not assure about effectiveness and efficiency of management, about effectiveness and efficiency of management. Management operations. Hence, if any users of financial statements suffers any kind of loss because of his investment, in client's business, in client basically, okay, investment in client, auditor cannot be held liable. ठीक है, लिखा सर, समझा, दर्श लिख लिया, अभिजीत बोलो सर। हाँ सर, बट थोड़ा बहुत छूट गया था, अब रिकॉर्डिंग भी भेज देना, मेरा नेट में इशू है। अच्छा नेट देखो सर, ठीक है मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, अभी समझ लो थोड़ा सा।
एन ऑडिटर्स कमेंट इज ओनली हिज ओपिनियन, इस बात को कमेंट करने बोला है। ये बोलता है कि एक ऑडिटर का कमेंट उसका ओपिनियन है, ये कहाँ तक सही है, ठीक है। तो हम लोग शुरू में ही लिख दिए द गिवन स्टेटमेंट होल्ड गुड, यानी एकदम सही बात है, बिकॉज ऑडिटर कमेंट इज ए मेयर ओपिनियन एंड नॉट एनी काइंड ऑफ गारंटी। जैसे टाटा मोटर्स का, इसको समझने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। ये टाटा मोटर्स का पीएल है, ठीक है। टाटा मोटर्स का पीएल में बीएसआर एंड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी चार्टर्ड फर्म ने साइन किया, उनके बिहाफ में उनका पार्टनर सिराज वस्तानी ने साइन किया, ठीक है। और इसका ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ोगे एनुअल रिपोर्ट के ऊपर, तो शायद इसमें क्लियर रिपोर्ट है। फिर भी तुमने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया, और टाटा मोटर्स में तुमने इन्वेस्ट करने के बाद टाटा मोटर्स का बिजनेस कुछ दिन बाद बंद हो गया, ठीक है। तो क्या हम इस ऑडिटर को गिल्टी मानेंगे, लायबल मानेंगे मेरे लॉस के लिए? हाँ, नहीं। इसीलिए क्योंकि क्योंकि सिंपल बात है कि ऑडिटर जो बता रहे हैं वो सिर्फ एक ओपिनियन है, आप उसको मान सकते हो, मान सकते हो नहीं, आप बिल्कुल मानो, लेकिन पत्थर की लकीर नहीं है। ऑडिटर ने बोल दिया तो कंपनी अगला 100 साल रहेगा, ऑडिटर ने बोल दिया तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही होगा, ये मैनेजमेंट का मैटर है। आज कंपनी अच्छा चल रहा है, कल मैनेजमेंट खराब करेगा, उसका जिम्मेदारी ऑडिटर उठाएगा। ऑडिटर करंट सिचुएशन को देखते हुए बोला। अच्छा, कभी कभी ऑडिटर मैनिपुलेट हो जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए ऑडिटर गिल्टी माना जाता है, उसका सजा अलग होता है, लाइसेंस छीन लेना, जेल होना, वो अलग होता है। लेकिन इन सिंपल ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया वो एक ओपिनियन ही है, आप उस ओपिनियन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगर कुछ गड़बड़ घोटाला होगा तो ऑडिटर लायबल नहीं होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट आप ही समझ के, इसलिए बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये जो स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है, ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, क्यों मार्केट रिस्क? ऑडिटर ने तो बोला कि अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी तुमने पैसा डाला, फिर भी तुम्हारा शेयर का दाम गिर गया, गिर सकता है। तुम ऑडिटर का बात को मान सकते हो, पढ़ सकते हो, रिपोर्ट हम भी पढ़ते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाता है तब ऑडिटर को आप जिम्मेदार ठहराओ। दैट इज द रीजन यहाँ पर एकदम क्लियर कट कहते हैं सर कि ऑडिटर कमेंट इज ओनली हिज ओपिनियन, इसको कमेंट करना, ये है कमेंट। बोलो सर, बोलो। ठीक है, सर क्लियर है बात? बोलो सर। जी सर। नहीं, इसीलिए उसका ओपिनियन एक ओपिनियन ही, ठीक है। पार्ट 5 या पैरा 5, प्राइमरी responsibility of an auditor to detect is to detect fraud and error। ये भी एक कोटेशन है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कमेंट करने बोलो कि भाई बताओ ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है। देखो, द गिवन स्टेटमेंट does not hold good। मैंने बात है कि भाई ये बात सही नहीं है, अब बोल तो दिए, लेकिन अब प्रूव करना है कि क्यों। बिकॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, में फर्स्ट क्लास में जब नोट लिखाना जब से स्टार्ट किया, फर्स्ट क्लास नहीं, आई थिंक सेकेंड क्लास में मैंने नोट लिखाना चालू किया, सेकेंड क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने जो लिखा है उसमें एकदम क्लियरली लिखा है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इज टू चेक
the true and fair view of the financial statement, not to detect fraud and error. Okay. The given statement does not hold good because the primary responsibility, चलिए ना अच्छे से पढ़ना है और हर एक दिन का क्लास को घर पे रिवाइज करना है. The primary responsibility of an auditor is not to detect fraud and error, but to comment, एकदम पोएट्री बना लो, ठीक है. Is not to detect fraud and error, but to comment whether the financial statement are showing true and fair view or not. True and fair view or however, while applying audit procedure, if any info or information comes, which limits the auditor, जो ऑडिटर को लिमिट करता है, which limits the auditor that fraud and error, fraud and error may occur. Fraud and error might have taken place. Fraud and error might have taken place. ठीक है. Then auditor should extend his audit procedures in such a situation, either to confirm or dispel such fraud and error. It is dispel, D-I-S-P-E-L, dispel. It is noteworthy that discovering all the frauds, and error it is noted that it is noteworthy, इसमें थोड़ा सा एक सेकंड it is noteworthy के बाद थोड़ा लिखो. It is noteworthy that management should not rely on auditor. Management should not rely on auditor for discovering
for discovering all the fraud and error. Because that is not auditor's primary responsibility. That is not auditor's primary responsibility. Full stop. मैंने समझा सर? कमेंट करने बोला था कि ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. तो आपका सिंपल जवाब है भाई, द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर is not to detect fraud and error but to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. ये इसका मेन काम है. However, while applying audit procedure, if any information comes which limits the auditor, अगर कोई information ऑडिटर को लिमिट कर रहा है, मैंने उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, फ्रॉड एंड एरर माइट हैव टेकन प्लेस, मैंने लग रहा है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, तो ऐसे सिचुएशंस में ऑडिटर को थोड़ा सा अपना ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सटेंड करना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैनेजमेंट कंप्लीटली ऑडिटर के ऊपर रिलाई कर ले कि वो सारे के सारे फ्रॉड एंड एरर को निकाल के जाएगा. ये भी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे फ्रॉड एंड एरर ढूंढने के लिए नहीं जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ढूंढने जाता है. अगर फ्रॉड एंड एरर का दिक्कत है तो जरूर वो देखेगा और उसके बारे में मैनेजमेंट को बोलेगा, और मैनेजमेंट को उसको ठीक करने का में भी अगर ठीक करने लायक हो तो टाइम देगा, अदरवाइज सीधा रिपोर्ट में बताएगा, सीधा रिपोर्ट में. लेकिन मैनेजमेंट हर चीज को, हर फ्रॉड एंड एरर को ऑडिटर बोलेगा भाई ये गलत है, ये फ्रॉड है, ये एरर है, ये फ्रॉड है, ये मैनेजमेंट रिलाई नहीं कर सकता. उसका काम तो मैनेजमेंट का था. ऑडिटर क्या मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है? समझ रहे सर? एक्सटर्नल है, उसको एंगेज किया जाता है, उसको फीस भरा जाता है, वो एक्सटर्नल पार्टी होते हैं. तो ये होगा जवाब आपका. हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ऑडिट कैसे किया जाता है, मैनेज बोलते कंपनी जे मैनेज, कंपनी जरा चालक छे तारा छे मैनेज. हाँ ऑब्वियसली, जो एक ही ना बाबा, मानो कि गोपाल कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का ऑडिटर है, किसी बाहर का है, तुम कंपनी का सीएमए हो या सीए हो, तुम कंपनी के अकाउंटेंट हो, तुमको भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए ना जितना गोपाल को होना चाहिए. अब गोपाल आएगा बाहर से चेक करने के लिए, तुम कंपनी के अंदर में, अगर सब कुछ ठीक होगा तो रिपोर्ट क्लियर होगा, नहीं तो गोपाल रिपोर्ट में खराब लिखेगा तो कंपनी तुमको छोड़ेगा नहीं. गोपाल एक्सटर्नल ऑडिटर है, तो गोपाल अगर रिपोर्ट खराब करेगा तो तुम कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो कंपनी तुमको छोड़ेगा, क्योंकि उसके कारण कंपनी का रिपोर्ट खराब होगा तो शेयर मार्केट गिरेगा. शेयर मार्केट गिरेगा और उसमें अगर फ्रॉड एंड एरर का आरोप लगेगा तो कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड जो होगा, जो प्रोमोटर होगा, वो तुमको बोलेगा भाई तुम क्यों नहीं देखा, तुमको इसलिए तनख्वाह देते हैं क्या, इसलिए तुमको 50 लाख का पैकेज देते हैं. समझा करो. दीज आर ऑल एक गिव एंड टेक पॉलिसी सिस्टम में चलता है. अब आप बोलोगे सर अकाउंटेंट रखना है तो फिर ऑडिटर काहे बुलाना है? अरे लोग फ्रॉड करता है क्योंकि अकाउंटेंट तो कंपनी का अंदर का लोग है और एक्सटर्नल पार्टी तो कंपनी के बाहर के लोग हैं. एक्सटर्नल पार्टी इंडिपेंडेंट बात कह सकता है क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, और इंटरनल पार्टी कई बार मैनिपुलेट हो सकता है, उसको वो खुद भी फ्रॉड कर सकता है, कंपनी का पैसा इधर उधर करके वो खुद भी फ्रॉड कर सकता है. हाँ क्यों नहीं कर सकता, वही तो मैं बोल रहा हूँ. कंपनी के अकाउंटेंट ओनर को धोखा दे सकता है. अच्छा, ओनर खुद भी सरकार को धोखा दे सकता है. ओनर जो कंपनी का मेन है, वो भी तो सरकार को धोखा देने के लिए, अकाउंट में हेराफेरी करने के लिए बोल सकता है ना.
नहीं समझ में आ रहा है? धीरे धीरे और आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन बात करेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी पे, ऑडिट प्लानिंग पे, ऑडिट प्रोग्राम। हाँ हाँ, चैप्टर 1 कंप्लीट हो। अभी चैप्टर वाइज में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी जीस्ट पे जा रहा हूँ। जीस्ट कंप्लीट होने के बाद देखोगे कि आप सारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। भी केस स्टडीज क्वेश्चन करवाऊंगा, बट पहले मैं पूरा जीस्ट एक बार दे दूं। जीस्ट दे देने से क्या होगा, आपको ओवरऑल पूरा ऑडिट का नॉलेज हो जाए। फिर ऑडिट के किसी से भी कोई सवाल करे ना, आप उसका जवाब देने के लिए या उसको समझने लायक नहीं, यही तो चीज है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं आपको पूरा चीज एक बार जीस्ट करके बता दूं, तो फिर आप कोई भी चैप्टर को अगर आप खुद भी पढ़ते हो ना, भाई अच्छा ये कारण है वो कारण है, तो मैं आपको वो चीज एक्चुअली रेडी करके दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट मंडे को फिर से। तब तक घर पे जो मैंने लिखाया, अच्छा तुम एक काम करना, बाकी जो बैकअप है वो मेरे से इस वीक के अंदर कलेक्ट कर लेना और उसको एक बार पूरा रेडी कर लेना, ठीक है। फिर आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। शाम को जिन लोगों का लॉ का क्लास है वो आ जाएगा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, बिजनेस लॉ का क्लास। फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव इन लोग का है, सीए इंटर का नहीं रहता, ठीक है।